अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आयतों तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे, अकड़ते ऐंठते अफसाना गोई करते उसे छोड़ देते थे। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र किया ही नहीं, बल्कि उनके पास नहीं आया जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया था। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 66 था 68 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिसमें अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मगर लगता है इसमें कुछ सफ़े गायब हैं। ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है। फरीकैन नहीं चाहते सच सामने आए, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था। जबकि वकील का कहना था वज़ीर आज़म के कि नवाज शरीफ बच्चों की जायदाद पर वजाहत देने के जिम्मेदार नहीं हैं, हो सकता है कि तकरीर में कोई बात रह गई हो। उनके वकील ने जब ये बात की तो उन्होंने इस बात की वजाहत भी की और उनका ये कहना था कि किसी बात का जिक्र ना करना या किसी बात के बारे में बात ना करना झूठ नहीं होता है। वज़ीर आज़म ने अब इन सारी बातों को इंटेंशनली छुपा लिया और इनका जिक्र नहीं करना चाहा या वाकई ही में उन्होंने जिक्र नहीं किया, इस पर हम बात करेंगे और राय लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फजल हुसैन अमान साहब। अमान साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियों को भी हिस्सा बनाना चाहूँगी। हाथ नहीं बटा सकते तो तरक्की का रास्ता भी ना रोको, कुछ सियासतदान बिला नागा झूठ बोलते हैं, मंगल बुध की भी छुट्टी नहीं करते। ये वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ का कहना है। नारोवाल में कल उन्होंने एक बड़ी शानदार तकरीर की और उनका उसमें तकरीर में ये कहना था कि ये वजाहत में थोड़ी सी बयान की करूँगी कि गोश्त बेचने वालों का नागा होता है मंगल बुध को, लेकिन इनका कोई नागा नहीं होता है। अब ये सियासी धरने देने वाले और सियासी एहतजाज करने वाले, सड़कों पर निकलने वालों को क्या कसाब के मिज़दाक समझते हैं वज़ीर आज़म, और क्या जमहूरियत के लिए ये लोग वाकई ही कसाब साबित हो रहे हैं? वज़ीर आज़म ऐसा सोचते हैं? इस बारे में भी हम बात करेंगे। पाक फौज अजीम इदारा, इसकी साख को बरकरार रखेंगे, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का ये कहना है। मशकूक मदारिस पर पाबंदी, वजारत दाखिला ने जी आर्मी चीफ का ये कहना है, बिल्कुल कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है, क्योंकि फ्लुएंसी की बात अगर की जाए फजल साहब तो वो एक ऐसी, और आर्मी चीफ के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए जनरल राहिल शरीफ की, तो मेरे ख्याल में ताहयात अब हमारे जहनों में सख्त हो चुका उनके नाम के साथ एक डेकोरम जो आर्मी चीफ का होता है। अगर पूरी कौम के हवाले से बात करें तो जैसे मैंने एक दो दफ़ा पहले भी अपने शोज़ में ये बात की है कि आर्मी चीफ के हवाले से जो एक मयार था ना, वो उन्होंने दोबारा से उस टॉवरिंग पर्सनालिटी के साथ बिल्ड किया है, उस मयार को दोबारा से उन्होंने बुलंद किया है और उन्होंने ये बताया है कि पाक फौज का मयार, आर्मी चीफ का मयार इस तरह से होता है, किसी इदारे के सरबराह को ऐसा होना चाहिए। इस पर भी मैं मजीद बात करूंगी। फौजी अदालतों के हवाले से जरदारी साहब कहते हैं फौजी अदालतों की मुखालिफत करेंगे, खाद सब्सिडी का खात्मा, जालिमाना वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है, ये जरदारी साहब का कहना है। दीगर अहम खबरें भी मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन एक खबर जो मैं सबसे आखिर में शामिल करूंगी और मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी क्योंकि ये खबर सबसे ज़्यादा अहम भी है और सबसे ज़्यादा दिल दुखा देने वाली भी है। साल का आगाज़ हुआ लेकिन एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी शख्सियत हमसे बिछड़ी। रुखसाना नूर साहिबा की मैं बात कर रही हूँ। सैयद नूर की अहलिया थी, नवाए वक्त की कालम निगार थी, फिल्म राइटर थी, और रुखसाना नूर साहिबा बिलाशुबा अपनी ज़ात में भी एक अकेडमी की हैसियत रखती थी और किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। अगर सैयद नूर साहब के हवाले से उनका तारुफ ना भी करवाया जाए तो रुखसाना नूर साहिबा बिलाशुबा एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक जाइजेंटिक शख्सियत बहरहाल थी। और पढ़ने वालों के लिए, अच्छा सुनने वालों के लिए उन्होंने गीत लिखे, पढ़ने वालों के लिए उन्होंने कॉलम्स लिखे, और हर वो जहन जो सही मानों में कुछ पढ़ना चाहता है या इल्म की तलाश में है, जुस्तजू में है और अच्छी गुफ्तगू की तलाश में रहता था, रुखसाना नूर साहिबा बिलाशुबा उस जहन की तलाश हमेशा रही होंगी। इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से? सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से सवाल तो बहरहाल अब कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखें कि इस केस में, बल्कि इस केस ने पूरे मुल्क को, पूरे हमारे अवाम को, कौम को शन पोजीशन में रखा हुआ है। लोग इसी की तरफ सारे तवज्जो से इस केस को देख रहे हैं, इसके दलाइल सुन रहे हैं, और फिर जो कुछ अदालत के अंदर होता है उसके ऊपर लोग देखते हैं, जो कुछ अदालत के बाहर होता है उसको देखते हैं, और अदालत के बाहर से हो के फिर जो स्टूडियोज़ में होता है उसके ऊपर लोगों की बड़ी तवज्जो है, बड़ी नज़र है। तो दोनों तरफ से फिर हमें हर रोज़ जो समात होती है उसमें कुछ नज़र आता है कि एक तरफ झुकाव जा रहा है, एक तरफ फैसला हमें होता नज़र आ रहा है, कभी दूसरी तरफ। और आज की जो खबरें हैं उनके मुताबिक तो आज फिर समात होनी, आज की जो खबरें आज हमारे सामने हैं उसमें थोड़ा सा डिप्रेस हुए हैं, वो क्या कहते हैं, दबाव में हैं, वो
दुबई ने मुद्दई नहीं बल्कि दूसरे फरीक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर एक दिन पहले वो उनसे कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी इनसे मुद्दई पार्टी से, इमरान खान पार्टी से, कि आप वो दलाइल पेश नहीं कर सके, वो दलाइल सामने नहीं ला सके। नईम बुखारी साहब से कह रहे थे। उस दिन सूरत हाल उनकी दूसरी तरफ थी, आज दूसरी तरफ है, उसके बरक्स है सूरत हाल। तो ये देखें कि उतार चढ़ाव वो आता रहता है समाअत के दौरान, तो उससे एक दिन की समाअत से हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसका फ़ैसला क्या होगा। सही। बहरहाल फ़ैसला जो होगा वो भी कुछ लोगों के, आपको भी पता है कि फ़ैसला मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या हो सकता है इस केस में। तो बहरहाल देखते हैं फिर क्या फ़ैसला होता है। बहुत से सवालात सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा इसमें फिर हमें ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि एक दिन की समाअत को लेकर हम कोई फाइनल बात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा कि आसफ सईद खोसा जो इसके चेयरमैन जो इसको हेड कर रहे हैं इस बेंच को, उन्होंने एक रिमार्क से वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर एक दिन रिमार्क्स दिए, दूसरे दिन उन्होंने उनके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया और वो वापस ले लिए। तो इस तरीके से आज जो कुछ कहा गया है इसके बारे में आज जो समाअत होगी उसमें पता चलेगा कि वाकई जजों ने यही कहा था जो आज छपा है, या इसको वापस तो नहीं ले लिया। ये भी बहरहाल एक आप इसमें देख लें कि एक नई चीज़ हमारे सामने आई है कि एक बेंच का हेड अपनी बात की हुई उसके ऊपर वो शर्मिंदगी का इजहार करता है, उसको वापस ले लेता है। तो बहरहाल ये तो देखें इस केस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है हमारे अदलिया का वक़ार। सही। और इस केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अरबों अरबों खरबों डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं उनको कैसे वापस लाना है। सही। तो बहरहाल इसके ऊपर हमारी तो यही ख्वाहिश है, हमारी दुआ भी यही है कि जजों को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो गैर जानबदारी से बिला इम्तियाज़ इस केस के ऊपर ऐसा फैसला, वो फैसला जो भी करें गैर जानबदारी से ईमानदारी से इसके ऊपर फैसला हो जाए, तो फिर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकेगा इसमें। ना आप कहती हैं ना मैं कहता हूँ। ये देखें कि दोनों फरीक तो कह सकते हैं कि फैसला हमारी फेवर में आए। हम ये कहते हैं आप लोग, हम लोग आम आदमी जो इसमें फरीक नहीं है इस केस में, जिसको इस केस से कोई तवक्को नहीं है अपनी मर्जी का फैसला लेने की, उन सब की, बाकी सारे लोगों की ख्वाहिश यही है कि इसके ऊपर ऐसा फैसला आ जाए कि पूरी दुनिया इसकी मिसालें दी। बिल्कुल ठीक हो गया। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की बात करेंगे। कल नारोवाल में उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर के हवाले से कुछ एक दो बातें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे उन बातों के हवाले से। क्या कहेंगे, आपने तकरीर सुनी? हाँ, तकरीर सुनी नहीं जी, कि वो थोड़ा खबरों में थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है खबरों में जो टीवी के ऊपर आती हैं या फिर अखबार में आज पढ़ा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब देखें कि उन्होंने कहा कि जी झूठ ऐसी बातें की हैं, और इनके बारे में भी अपोजिशन वो यही कुछ कहती है, बल्कि इमरान खान ज़्यादा कहते हैं, जरदारी भी कहते हैं, बिलावल भी कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि नागा नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स दिए हैं वज़ीर आज़म साहब के बारे में भी कि आधा सच और आधा वो दूसरा। तो बहरहाल इसमें सियासत में शेख रशीद तो कहते हैं कि मैं भी झूठ बोला करता था लेकिन मैंने झूठ छोड़ दिया। एक असलम खटक हुए हैं, वो गवर्नर रहे हैं सरहद के, वो भी कहते थे जी मैं भी बड़ा झूठ, तो बहरहाल वो भी कहते हैं वो मैंने आखिर में कहते थे झूठ बोलना छोड़ दिया। तो बहरहाल सियासत में देखें, जब हम कहते हैं कि सियासत एक इबादत है, जो लीडर ऐसा कहते हैं सियासत एक इबादत है, तो फिर झूठ से तो गुरेज ही करना चाहिए। एक दूसरे को भी इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर आप एक दूसरे को फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ बंदा झूठ बोलता है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर वो इल्ज़ाम लगाता है तो हमें ये चाहिए कि दोनों को सच मान लें और उसके लिए फिर एक तहकीकात शुरू कर दी जाए, एक फिर उसके लिए भी जो कमीशन बनते हैं। ये देखें कि छोटी बात नहीं है, वज़ीर आज़म अगर कहते हैं सियासतदान झूठ बोलते हैं, इमरान खान कहते हैं वज़ीर आज़म झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों फरीकैन को कहा गया कि सच नहीं बोला उन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो इस्लाह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आगे चलना चाहिए। ये कम अज़ कम, और 62 और 63 के तहत झूठ बोलने वाला बंदा वो रुकन पार्लियामेंट का नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक है। जब आप एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हैं तो फिर कोई सच्चाई सामने आनी चाहिए हमारे। अच्छा, सच्चाई आपके ख्याल में क्या हो सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मैदान में कूदी है एक मरतबा फिर से, क्या देख रहे हैं सियासत के मैदान को अब आप?
अच्छा, वो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब का बयान ये है कि फौजी अदालतों की मुखालिफत करेंगे, खाद सब्सिडी का खात्मा, जालिमाना वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। हाँ जी, तो पहले इनकी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ़ौजी अदालतों का वो कहते हैं कि इसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, तो ये मुझे जो नज़र आता है, ये जरदारी साहब नहीं बोल रहे, इनके अंदर से कुछ बोल रहा है। अच्छा। फ़ौजी अदालतों का फैसला। और ये फिर बात हम करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा, आपने बात की कि वो राहील शरीफ की बात हमारी ज़ुबान पे आ जाती है, तो 3-4 महीने में हम फिर वो आदी हो जाएंगे इनके नाम के साथ। बिल्कुल ठीक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत टूटी, तो उसके बाद जो खबरें वो दी जा रही थी नए वज़ीर आज़म के, उसमें भी वो वज़ीर आज़म मोहतरमा उन्होंने कह दिया नए वज़ीर आज़म को भी, जो वो न्यूज़ एंकर थे। तो बहरहाल ये तो हमारी ज़ुबान के ऊपर अभी जनरल राहील शरीफ साहब का नाम चढ़ा हुआ है, तो ये भी जनरल जावेद बाजवा के बारे में भी यही सूरत हाल हो जाएगी। तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से 2 साल पहले ये फ़ैसला, फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला किया गया था, और जो जनरल बाजवा, वो बड़े बड़े उनके बारे में जो भी कहा जा रहा है, बड़े हम्बल किस्म के आदमी हैं, बड़े मुतहम्मल मजाज हैं। बहरहाल वो अपनी जगह के ऊपर होगा, लेकिन वो जिस जगह के ऊपर बैठे हैं वहाँ उन्होंने वही बात करनी है जो वो बात कर रहे हैं। आगे जाके शायद उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने चंद 2 रोज़ पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फ़ौजी अदालतों के बारे में कहा कि इनकी अफादियत थी। सही है। और जबकि हमारी हुकूमत, देखें जमहूरी हुकूमत में आज फ़ौजी अदालतों के बारे में, जमहूरी हुकूमत में फ़ौजी अदालतों का कायम होना, ये जमहूरियत की आप कामयाबी इसको नहीं कह सकते। लेकिन 2 साल पहले हालात कुछ ऐसे थे कि फ़ौजी अदालतें बनानी पड़ी, सब ने उसकी हमायत की। अब जनरल बाजवा कोर कमांडर कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों की अफादियत थी, इसका मतलब यही है कि इनको कंटिन्यू रखा जाए। हुकूमत जमहूरी हुकूमत है, इसको बहुत कुछ देखना होता है। वो फिर उन्होंने कह दिया जी कि हम सियासी पार्टियों को फिर एक दफ़ा बुला लेते हैं। सियासी पार्टियों को बुलाया, वो काम नहीं चल सका, और फिर जरदारी साहब बोल पड़े हैं, वो किसके कहने के ऊपर बोले हैं, तो इसके ऊपर भी ये जो कुछ हल्के हैं उनको इसका बिल्कुल इसकी वो बात करते हैं, वो किसके कहने के ऊपर बोले हैं। बिल्कुल ठीक है। और जैसे वो क्या क्या डील करके वो वापस आए हैं, ये भी बातें हो रही हैं। तो बहरहाल इस मामले में एक फिर तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फ़ौज और सियासी हुकूमत के दौरान। ठीक है। वो तनाव जो थ्रू आउट जनरल राहील शरीफ की वो कमांड में रहा, फ़ौज और फ़ौजी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान, वो तनाव की कैफियत हमें नज़र आ रही है। तो देखें फ़ौजी बहरहाल हालात, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, वो हालात वो नहीं हैं जो 2 साल पहले थे, जब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन शुरू किया गया। फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत महसूस हुई। हमारे जो आम अदालतें थी, उनके जज वो खौफज़दा थे मुजरमों से, दहशत गर्दों थे। और फिर आपने ये देखा कि आज दहशत गर्दों का मीडिया में उनका नाम नहीं लिया जाता था। सही। खासकर आप अल्ताफ़ वो देख लें, कराची में जो कोई सूरत हाल थी, वहाँ पे क्या से क्या हो गया, सारे कुछ सिनेरियो तब्दील हो गया, दहशत गर्दी का सिनेरियो तब्दील हो गया। वो मीडिया में बड़ी जुर्रत आ गई, बड़ा वो दिलेरी के साथ वो सारा कुछ कहने लगे। तो इसी तरीके से जजों के ऊपर, अदलिया के ऊपर पहले वो वाला दबाव नहीं है कि आपको फ़ौजी अदालतों को कायम करना पड़े। तो बहरहाल देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। अभी फिर चंद दिन बाद फिर वो सियासी जमातों को बुलाया गया है पार्लियामेंट में, वो डिस्कशन होगी। तो जरदारी साहब जो बोले हैं, इसी हवाले से बोले, अगर आगे आपका सवाल आ गया कि अपनी साख को ये देखें कि बिलावल जो कुछ कर रहे हैं, वो उनको एक उनका वो पहलू के वो जो जिस तरीके से वो उनका बोलने का तरीक़ाकार वो कुछ दुरुस्त नहीं है, जिस तरीके से वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए या दूसरे कुछ लोगों के लिए, वो ठीक नहीं है। लेकिन बाकी इस एक पहलू को कतई नज़र रखते, एक साइड पे रखते हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की साख के लिए कुछ न कुछ बेहतर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो जितना कुछ बेहतर करते हैं उनके ऊपर जरदारी भारी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये देखें कि आप जब आप हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे तो फिर आप अपोजिशन नहीं कहलवा सकते, फ्रेंडली अपोजिशन होगी। तो बिलावल वो अपोजिशन करना चाहते हैं जो तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर बिलावल भुट्टो को खुद से कर लेने दी जाए सियासत, तो वो उसूली सियासत जो भुट्टो की सियासत कहलाती है वो कर पाएंगे? अगर जरदारी साहब का नाम उनसे हटाया जाए, या जरदारी साहब को चाहिए कि उनसे अपनी थोड़ी सी परछाई हटाकर देखें, तो उनको खेलने दिया जाए मैदान में? ये देखें जी कि पीपल्स पार्टी में जितने सियासतदान हैं बमै बिलावल भुट्टो जरदारी के, ये सारे के सारे, जरदारी साहब को तो छोड़ दें,
जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है उनके ये परताव, उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते, वो जितने बड़े सियासतदान थे, जितने बड़े वो लीडर थे। बहरहाल बात हो रही है कि बेड़ा गर्क किया है सियासत का, पीपल्स पार्टी का सियासत में 5 साल जो दौर इनका रहा है सिंध में और पूरे मुल्क में, और उसका नतीजा 2013 के इलेक्शन में भुगत लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसकी साख को बहाल करना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर खुली छुट्टी दे दी जाए तो उसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना सर्वाइवल की, सिवाय इसके कि वो इतनी मेहनत करें कि अपनी साख बहाल कर लें। बिल्कुल, इसके लिए आपने बात हम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल पूरी अपनी कोशिश कर ले, मेहनत के साथ वो उस साख को किसी हद तक बहाल कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का वो मकाम जो 2013 से पहले था, बेनज़ीर भुट्टो के जब जिंदा थी उस वक्त था, वो हासिल करना मुझे तो नामुमकिन की हद तक मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसियाँ थी। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद साहब को, उनके वालिद हैं, उनको उनका एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सियासत में जब आप उनकी पॉलिसियों को लेके चलेंगे तो वो छाप आपके ऊपर रहेगी, वो जब तक छाप आपके ऊपर है तो उस वक्त तक आप पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर फ्री हैंड मिल जाता है, जो मिलता हुआ नज़र नहीं आता, तो किसी कदर ये पार्टी को उसकी साख को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन 2013 से पहले वाली पोजीशन के ऊपर, बल्कि 2008 जब इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर लाना वो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के स्टेटमेंट की बात करेंगे। पाक फौज अजीम इदारा है, इसकी साख को बरकरार रखेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? पॉलिसीज का तसलसल बरकरार है, और जैसे मैंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने भी जाते वक्त यही कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि इदारे का नाम खराब हो, मैं ये चाहता हूँ कि लोग सिस्टम बनाने के आदी हो जाएं, और इदारे के हक में कर रहा हूँ जो भी फैसला कर रहा हूँ। तो पाक फौज को अगर हम बहैसियत सिस्टम देखें तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक मजबूत सिस्टम की मजीद बुनियाद मजबूत की जा चुकी है? ये देखेंगे कि पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन्ड अदारा पाक फौज है। ठीक है, पाक फौज आज अगर मजबूत है तो वो अपने डिसिप्लिन की वजह से है, और डिसिप्लिन, और इसमें हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े अफसरों को डिसिप्लिन की बुनियाद के ऊपर निकाला भी जाता है, और इसकी बुनियादी वजह वही डिसिप्लिन है। तो देखें कि नवाए वक्त में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, क्या ज़रा दोबारा पढ़ दें वही? पाक फौज अजीम इदारा है, इसकी साख को बरकरार रखेंगे। साख को बरकरार रखेंगे, ये देखेंगे नवाए वक्त ने अल्फाज बड़े बड़े वो जांच पड़ताल करके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बड़े एहतियात के साथ। अच्छा, तो जनरल बाजवा को क्यों ज़रूरत ये पेश आई है कहने की कि पाक फौज की साख को बरकरार रखेंगे? यही कहा उन्होंने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पाक फौज की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या कहीं से खतरात या खदशात हैं कि जनरल बाजवा को ये बात कहनी पड़ी है। और ये देखें कि फिर वही बात के जनरल राहील शरीफ और फौज के दरमियान, जनरल राहील शरीफ जब कमांडर थे, फौज और सियासी क़यादत के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी। आज भी वो जो पहले हमने बात की है, और जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना, वो देखेंगे उनके बारे में बड़ा सोच संभल के ये हुकूमत उनके लेके आई है, लेकिन जो कुछ बातें थड़ा किस्म की बातें, जो थड़े के ऊपर बातें की जाती हैं, वो जब वज़रा अपनी ज़ाती गुफ्तगू में करेंगे, बड़े बड़े लीडर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फ़ौज तक पहुँचती हैं, हर जगह के ऊपर पहुँचती हैं कि हमने फ़लाँ को इस काम के ऊपर लगा दिया, फ़लाँ जनरल को। तो ये देखें कि इनका बेहतियाती में जो गुफ्तगू की जाती है, एक उनका लीडर कह रहा था जी नवंबर चला गया तो वो भी दिसंबर भी चला जाएगा, जमाली चले जाएंगे तो वो आर्मी चीफ चले जाएंगे, हमारा जनरल आ गया, हमारा वो चीफ जस्टिस आ गया। इस तरह की बातें जो है ना, वो फिर वो अदालत और अदलिया और हुकूमत और फौज के दरमियान वो हालात को, वो सूरत हाल को कुछ डिस्टर्ब कर देती हैं, इस तरह पैदा। तो ये जनरल बाजवा का जो बयान साख के हवाले से जो नज़र आया है। अच्छा, एक ख़बर ये भी टीवी चैनल के ऊपर बड़े धड़ल्ले से चल रही है कि जी जनरल बाजवा जहाँ पे ख़िताब कर रहे थे, जो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे फ़ौजी अफसरों ने तशवीश का इजहार किया है
وہ ڈان لیکس کے اوپر جو معاملہ آج 3 ماہ اور 10 دن ہو گئے ہیں، وہ معاملہ ایسے ہے کہ جیسے دب چکا ہے، جس کے بارے میں وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ 4 دن میں انکوائری ہو جائے گی۔ 4 دن کی انکوائری 4 ماہ کے اوپر محیط ہو گئی، ابھی اس کی رپورٹ آنے میں کچھ نظر نہیں آئے گی نہیں۔ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ باقی رانا ثناءاللہ نے جو کچھ کہا تھا فوجی عدالتوں کے بارے میں کہ ان کی کارکردگی وہ اطمینان بخش نہیں تھی۔ اس کے اوپر دیکھیں فوج کے اندر تشویش کا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو حکومت اور فوج کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک ایسے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے جس کو آپ بڑا سوچ سمجھ کے لے کے آئے ہیں، ایک متحمل مزاج آدمی سمجھ کے لے کے آئے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت سے مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وہ جو ہاکس جن کو کہتے ہیں، وزیر تھوڑا سا مائل ٹون میں آنا ہوگا، نواز شریف کی بات نہیں ہو رہی، شہباز شریف کی بات نہیں ہو رہی، باقی جو ہیں ہاکس ہیں ان کو مائل ٹون میں آنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مشکوک مدارس پر پابندی، وزارت داخلہ نے سندھ حکومت کی درخواست نامکمل شواہد پر مسترد کر دی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی، مدارس کے حوالے سے آپ کے مدارس ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، ایک بڑا زبردست مشن ہے مدارس کے حوالے سے۔ آپ کی حکومت وہ تعلیمی معاملات میں، تعلیمی میدان میں جو کچھ ان کو کرنا چاہیے، جو ان کا رول ہے، جو کردار ہے، وہ کما حق کا ہوا ادا نہیں کر رہی۔ ہماری آج شرح خواندگی 10-12% سے زیادہ نہیں، اگر آپ میٹرک کو کہہ لینا کہ وہ خواندہ ہے تو 10-12% سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ 50+ جو ہم کہہ رہے ہیں شرح خواندگی، وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائن کرنے والا بندہ ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا لکھا کاؤنٹ کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے تعلیم کے حوالے سے آپ کے پرائیویٹ سکول، وہ کردار، پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، گو ان کی فیسیں زیادہ ہیں۔ اگر حکومت نے اس میدان میں اگر خلا چھوڑا ہوا ہے تو وہ پورا کر رہے ہیں تعلیمی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت اگر خود اتنی تعلیمی ادارے اپنے نہیں بنا سکتے تو ان کو کوئی سبسڈی دے دیں تاکہ عام بندے کے اوپر جو فیس کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو باقی مدارس جو ہیں وہ بھی حکومت کے لیے ہیلپ فل ہیں تعلیمی میدان میں کہ وہ تعلیم یافتہ، لیکن لاکھوں کی تعداد میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سارے کے سارے سنسیئر نہیں ہیں اپنے مذہب کے ساتھ، سنسیئر نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ ان کی ہمدردیاں، کچھ ادارے یقیناً ایسے ہیں تعلیمی، کچھ مدارس یقیناً ایسے ہیں جو دہشت گردی کی نرسریاں بن چکے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں بھی لگ چکی ہیں، حکومت ان کے اوپر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ حکومت سندھ نے اگر کوئی ایسا اقدام کیا ہے تو ان مدارس کے اوپر کیا ہے جن کے اوپر ان کو شک ہے یا ان کی تحقیقات ہیں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو دیکھیں کہ ان کے اوپر سندھ حکومت نے یہ جو، اور تکلیف کے لوگوں کو ہو رہی ہے جو پشت پناہی کرتے ہیں دہشت گردوں کی، شدت پسند تنظیموں کی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ باقی لاکھوں ہزاروں مدارس وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وزارت داخلہ کو اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پھر سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کو سیٹسفائی کرے، اطمینان اس کو دلائے کہ اور ان کے تحفظات کو ہاں بالکل دور کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو مرکزی حکومت نے، یہ تو تحفظات جو مرکزی حکومت نے ظاہر کیے ہیں وہ سندھ حکومت ان کو، بہرحال سندھ حکومت اگر کچھ کرنے جا رہی ہے مدارس کے حوالے سے، وہ جو شدت پسندی میں ملوث ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بالکل درست اقدام ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ سندھ میں ہونا چاہیے، باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کو شدت پسند مدارس ہیں یا کوئی بھی ادارے آپ کو شدت پسند نظر آ رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی کی وہ پنپ رہی ہے، تو ان کے اوپر ایسے ہی قوانین بننے چاہیے جیسے سندھ حکومت نے بنائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کچھ بات کریں گے طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے، لیکن فضل صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون لائن پر نعیم مسعود صاحب نے۔ نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ نعیم مسعود صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور کچھ بات کرنا چاہوں گی طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے۔ طیبہ تشدد کیس میں نامزد جج کو کام سے روک دیا گیا ہے، OSD تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے، جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں بات کی تھی، تو اس قسم کے واقعات اگر اس کو صرف ایک پہلو سے دیکھا جائے، عدالت میں یہ کیس موجود ہے، بچی کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا، ہمارے جو یہ سوشل رویوں کے حوالے سے یہ کیس سامنے آیا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، کسی ناخواندہ گھر میں یہ حرکت ہوئی ہوتی، کسی ان پڑھ شخص نے یہ حرکت کی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس قسم کے گھر میں رکھ کے بچی کو اس طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، یہ ہمارے کس قسم کے رویوں کا عکاس ہے کیس؟ دیکھیے عرفانہ، عرض یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی، ہمارا نوحہ اور مرثیہ یہ ہے کہ ہمارا اشرافیہ بڑا ظالم ہے۔ جی، جس ملک کا، جس ریاست کا اشرافیہ ظالم ہو
اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اشرافیہ جرنیلی ہو، وہ ججز اشرافیہ ہو، وہ سیاسی اشرافیہ ہو، وہ بیوروکریٹک اشرافیہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. جتنی انسانی حقوق کی پامالی ان کے ہاں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اداروں کی سطح پہ، ان کے گھروں کی بات کرتا ہوں، ان کی ڈومیسٹک کی بات کرتا ہوں، ان کے رویوں کی بات کرتا ہوں. جتنا ظلم و ستم ان کے گھر ہے، پرانے جگیرداروں میں انسانی حقوق کی پامالی اتنی ہوا کرتی تھی. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو پاکستان میں ایسے قانون کو رواج ہی نہیں بخشا جاتا جس میں انسانیت یا انسانی حقوق کی قدر ہو. صحیح ہے. میں اکثر مثال بھی دیا کرتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم دیکھیں معاملہ سیدھا ہی کرنا ہو تو پھر بار بار بات وہی آتی ہے. آپ کی 7th جو آئین کی شق ہے، دفعہ ہے، اس سے لے کے 28 تک بھرا ہوا ہے انسانی حقوق سے، لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے. ہر ایک کی ان بیوروکریٹس کی، ان ججوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی اچھے نہیں ہے. طیبہ کیس آپ کے سامنے ہے، اور ایک نہیں، یہاں ہزاروں طیبہ جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں وہ ایکسپلور ہی نہیں ہوتی، وہ ایکسپوز ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب، حکومت توجہ نہ دے، جب حکومت صرف یہ سوچے میں نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، جب بیوروکریٹس یہ سوچے کہ ہم ہی ہم ہیں، جب بڑے سیاستدان یہ سوچے کہ باقی تو ساری رعایا ہیں، ہم بادشاہ ہیں، تو پھر آپ بتائیے یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا نعیم صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے، قطع کلامی کی معذرت، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم اپنے فورم سے جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، آگہی دی جائے. اب اگر یہ کسی دیہی علاقے میں ہونے والا واقعہ ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی تعلیم کی کمی کی بنا پر ہوا، بھوک تھی، غربت تھی، پسماندگی تھی، اس لیے ایسا ہوا. لیکن یہاں پر بات ہے رویوں کی. جس گھر میں اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں. اب وہی بات کہ اگر ہم ایسے گھروں میں بھی بچوں کو محفوظ نہیں ہیں، بچہ چاہے کسی بھی گھر کا ہو لیکن بچہ تو بہرحال بچہ ہے، اگر ایسی جگہوں پہ بھی بچے محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں پر محفوظ ہے؟ ہاں، آپ نے بہت بڑی بات کر دی. اور وہی نا کہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ عادلوں کے گھر میں عدل نہیں مل رہا، انسانی حقوق نہیں مل رہا، بچوں کا معاملہ، ان کے حقوق نہیں مل رہے، اور یہ لیبر چائلڈ جو ہے اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. تو اب اس میں میں کیا کہوں؟ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کے ہاں تعلیم ہے، تربیت، اول تو تعلیم بھی نہیں ہے، اول تو تحقیق بھی نہیں ہے. لیکن اگر جن اشرافیہ کے پاس، جن ججوں کے یا میرے یا آپ کے گھر میں تعلیم ہے تو باڑ میں جاتی ہے وہ تعلیم اگر تربیت نہ ہو. باڑ میں جاتا ہے وہ علم جس کے ساتھ حکمت نہ ہو. باڑ میں جاتا ہے وہ جج جس کے ساتھ انصاف نتھی نہ ہو. اب جب تک عرفانہ ہم اپنے رویے نہیں بدلتے، اگر رویے تعلیم کے ساتھ متکبر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی تعلیم پہ، اپنے تدبر پہ، اپنے آپ پہ، اپنی انسانیت پہ ہر بندہ غور کرے، چاہے وہ نعیم مسعود ہو گھر پہ بیٹھا، چاہے وہ فضل حسین عوان ہو اسٹوڈیو میں بیٹھا، چاہے عرفانہ ہو. ہمیں اپنے رویوں پہ، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ میڈیا نے بات کہہ دی اور بات طیبہ کی سامنے آ گئی. اور اس سے بھی بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عدالت عظمیٰ کو کہ اس نے اس جج کو کہا کہ تم نکر میں لگ کے بیٹھ جاؤ. میں تو یہ عرض کروں گا، دیکھیں میں اس وقت اس راجہ صاحب کو، اس جج صاحب کو جس کے گھر میں یہ تشدد ہوا، میں تو اسے جج نہیں مانتا. ایز اے ذمہ دار شہری آپ دیکھیں، طیبہ آپ کی بہن ہے، میری بیٹی ہے، بیٹھے ہوئے عوان صاحب کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے. رویہ جو ہے ٹریول کرتا ہے ایک سرحد سے دوسری سرحد کی طرف، یہ تو خوشبو کی طرح پھیلتا ہے. آپ کا وہ کوشچن کہ تعلیم، کوئی تعلیم کی کمی نہیں ہے، یہ عقل کی کمی ہے. اور یہ عقل کی کمی بھی نہیں ہے، یہ عمل کی کمی ہے. اور یہ عمل کی کمی بھی نہیں ہے، یہ قانون نافذ کرنے کی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ لامحدود اختیارات کسی بھی طبقے کو دے دینے کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ آپ اتفاق کریں گے میری بات سے؟ دیکھیں، اختیارات کسی کو بھی دے دیں، آپ اندھے اختیارات کسی کے بھی پاس چلے جائیں اور آپ لاٹھی کسی کو بھی دے دیں تو دیکھیں عرفانہ بحث تو یہاں اسی کی ہوئی ہے جس کی لاٹھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کیس کو نہیں، دوسرے کیسز کو بھی، میڈیا کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. بہرحال ججز کے سامنے اگر یہ معاملہ آیا تو اس معاملے میں
क्रेडिट गोज टू स्टेट, क्रेडिट गोज टू अदालत उज़्मा, क्रेडिट गोज टू मैं अब क्या कहूँ उस जज साहब को जिन्होंने फैसला दिया कि उस जज को, ये पहली दफा हुआ है, हमने कभी जजों को इस तरह होते नहीं देखा। अल्लाह करे सजा भी हो इसके इस जज साहब को जिन्होंने ऐसी जजमेंट है जिसके घर में कि वहां पे जुल्म होता है। देखिए जहां जुल्म हो, जहां जुर्म हो, वहां पर कोई कौम कैसे तरक्की कर सकती है जहां इंसानियत की कदर नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक हो तो गया। अब पहला देखिए कानून क्यों बनाए जाते हैं, आइन क्यों बनाया जाता है, जमहूरियत के क्यों राग अलापे जाते हैं, इसलिए कि इंसाफ फराहम किया जाए, इसलिए कि तालीम और हेल्थ फराहम की जाए। जहां ये सब कुछ नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। नईम साहब, कानून की बात हो रही है, आइन की बात हो रही है, एक ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। ऑर्डिनेंस के बावजूद प्ली बार्गेन कानून खत्म नहीं हुआ, अदालतों से मुलजिमों को कम सजा मिलती है, ये चेयरमैन नैब कह रहे हैं। चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि जितना भी पैसा हम रिकवर करते हैं वो हमारे पास तो नहीं आता है ना, वो हुकूमती खजाने में ही जाता है। उन्होंने जब गुफ्तगू में ये कहा तो बात उनकी किसी हद तक सही लगती है, लेकिन वही बात जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रकम हथियाने के बाद या गबन करने के बाद या बहुत ज़्यादा रकम खाने के बाद अगर आप कुछ पैसा उसमें से निकाल कर वापस ले आते हैं तो वो फिर उसी मिसाल के मिजाज की है ना जो आप दिया करते हैं। देखिए मैं एक अर्ज करता हूँ इरफाना, बड़ी गौर तलब बात है। मैं अगर साहिब इख्तियार हूँ, मैं अगर साहिब इक़्तिदार हूँ, मेरा ख्याल है कि अगली हुकूमत अगर इमरान खान की आ जाती है या अगली हुकूमत फिर जरदारी साहब की आ जाती है तो मैंने अपने रिश्तेदार को बचाना है। मैं उसे कहता हूँ यार तुमने 10 अरब का फ्रॉड दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा दे दो और आप इसमें से कुछ 10 करोड़ जो है कौम को वापस कर दो। मुझे ये बताएं कि आप किसी ये कत्ल मुआशियात है, ये स्टेट का ये कत्ल है मुआशियात का। मैं इस कानून को पाकिस्तान में इसलिए पसंद, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इसलिए पसंद नहीं करता कि यहाँ करप्शन जो है वो फैशन की तरह है, यहाँ करप्शन जो है वो फनकारी की तरह है। आप यही बारगेनिंग अमेरिका में करें जहाँ इतनी बड़ी आबादी में पूरे साल की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद 10 केसेस मिले तो वहां तो ये भला हो जाएगा। अब ये है कि आप लोग ये देखेंगे कि अगर ये प्ली बारगेनिंग इसी तरह चलती रही तो लोग वापस करने के लिए ज्यादा करप्शन कर लेंगे। यार 10% मैंने वापस करना है, लिहाजा 10% का छुरा को मुल्क को ज्यादा गोंप दूं, तो दिस इज नॉट फेयर इन पाकिस्तान। जिस मुल्क में आप तैयबा के केस की बात की आपने, जिस मुल्क में लोग तैयब ना हो और वो लोग जो साहिब इख्तियार हो, और जिस मुल्क में तैयब या तैयबा के साथ ये हाल हो, वहां खजाने के साथ, कानून के साथ, पैसे के साथ, बारगेनिंग के साथ क्या होगा? बिल्कुल ठीक। बारगेनिंग ठीक है वापस आता है, अरे बात कोई एहसान करते हैं ये जनाब चेयरमैन नैब, वो वापस उन्हें स्टेट तनख्वाह नहीं देती, स्टेट ने स्टेटस नहीं दिया, वो स्टेट के लिए काम करते हैं, उन्हें कोई अपने घर ले जाना है। मुझे बताएं पाकिस्तान में आर्मी और अबदलिया इसके बगैर अदारा कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वाकया तंदुरुस्त काम कर रहा है। बाकी तो सब अफसाने अपनी अपनी मोनोपोली में, अपने अपने खड़के, अपने अपने खड़ाक है, अपने अपने सारे बीन बजा रहे हैं। और हर बंदा, हर साहिब इख्तियार, जब आपकी हुकूमतें 20वें ग्रेड पे 18वें ग्रेड का बंदा बिठा देंगी तो वो तो सजदा करेगा ना जो बंदे 18वें ग्रेड वाले को बिठाया होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। चलता असूल के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले तो मामला ठीक चलते हैं। सही। नईम मसूद साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया आपका। मैं वापस आना चाहूंगी फजल साहब आपकी जानिब। नईम मसूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये कहना है कि अगर हमारे अशराफिया को हम इस तरह से लामहदूद इख्तियारात का मालिक बना देंगे तो फिर तो नतीजा यही होगा। अगर हम अपने सोशल रवैयों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे रवैये इतने तल्ख, इतने ख़राब क्यों हो गए हैं? इसका मतलब ये है कि कानून ऊपर से ही ख़राब मिल रहा है हमें, आम आदमी बेचारा है ही तलखियों में। अगर आसूदा हाल लोग भी इसी किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मुआशरा कहाँ जाएगा? हाँ, तो इसके लिए देखें कि बच्चों की मुलाजमत के लिए वहाँ भी पाबंदी है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद एक जज के घर में एक ऐसी बच्ची का होना वो भी एक सवालिया निशान है। और फिर उसके ऊपर तशद्दुद उनकी वाइफ ने किया, जज साहब की वाइफ ने। लोग कहते हैं जज साहब का क्या कसूर है? जज साहब का कसूर ये है कि उन्होंने बाद में किस तरीके से सुलह कर ली, उसको दबाव में ला के उसके वालिद को। तो ये देखें, ये ऐसे रवैये हैं। तो बाकी देखें कि बच्चों से मुशक्कत लेना वो भी एक गैर कानूनी है, ये भी एक तीसरा जुर्म भी वहाँ पे हमें सरजद होता नज़र आ रहा है।
तो इसके लिए हुकूमत को अगर कानून साजी हुकूमत ने कर दी है तो उसके ऊपर अमल करवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अच्छा, नईम मसूद साहब वो मुझे अपना दोस्त समझते हैं, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, इनसे मुलाकातें मेरी होती रहती हैं। खुद इनका रवैया मुझे जो नज़र आया वो ये है कि इनके ड्राइवर हैं या दूसरे लोग हैं, ये उनको तनख्वाह नहीं देते। अच्छा, नईम मसूद साहब ये करते हैं कि सारे के सारे पैसे तनख्वाह के उनके वालिदैन को भेजते हैं। अच्छा, अपने हाथों से भेजो भाई, और उनका सारा खर्चा ये खुद उठाते हैं और उनको अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं, सारा कुछ जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने मुलाजमों के साथ। ये एक मिसाल है नईम मसूद साहब की मेरे सामने, जो मैं देखता हूँ इनको। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, तो ऐसे ही रवैये अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी में हो जाएं, हमारे जजों में हो जाएं, जर्नैलों में हो जाएं, जो इन बच्चों को मुलाजम रखते हैं, और फिर इन्होंने किसी बच्चे को मुलाजम नहीं रखा हुआ नईम मसूद साहब ने, आप समझेंगे शायद बच्चों वो जो भी ड्राइवर है तो वो मतलब आपकी उजरत है और आपको उसको सही बर वक्त अदा किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी ये देखें कि मुआशरे का जो मैं समझता हूँ कि वो जो रुझान है वो अच्छे लोगों की, मैं समझता हूँ कि अक्सरियत में है। अच्छा, गो के ऐसे वाक़यात बड़े कम हमारे सामने आते हैं, तशद्दुद के मुलाजमीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद अब भी ज़्यादा है जो ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने मुलाजमों का ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल जो कवानीन हुकूमत ने बना दिए हैं उनके ऊपर अमल की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का फजल साहब। नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नईम मसूद साहब ने, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे फजल हुसैन अवान साहब। मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर सोचने का अमर यही है कि अगर हम तालीम हासिल करने की बात करते हैं, हम बाशऊर होने की बात करते हैं, तो क्या हम तालीम हासिल करके उसे ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम शऊर के नाम पे बेशऊरी और लादीनियत को फ़रोग़ तो नहीं दे रहे हैं? ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो तालीम हासिल करें वो सिर्फ तालीम बराए तालीम ना हो, बल्कि तालीम बराए इल्म होनी चाहिए, और इल्म वही होता है जिसके साथ हम अपने अमल को परवान चढ़ाते हैं। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने खेबान।